लोग किसमें मगन है कि हमें तो जीडीपी चाहिए, जीडीपी, क्योंकि विकास माने जीडीपी होता है। इस साल में ही, अब भविष्य की नहीं वर्तमान की बात, इस साल में ही भारत के जीडीपी को 10% की चोट पड़ी है मात्र क्लाइमेट चेंज के कारण, और आगामी वर्षों और दशकों में ये चोट 30 से 40% की हो जानी है। अब गिन लो कि कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। इससे जो आपकी व्यवस्था पे, शरीर पे और सेहत पे असर पड़ना है, मैं क्या बताऊं। 2 डिग्री औसत बढ़ोतरी की बात हो रही है तापमान की, 2 डिग्री औसत। अब वो औसत बढ़ोतरी माने ये नहीं होगा कि दिन में और रात में सब में 2 डिग्री बढ़ जाना है। वो जो ज्यादातर तापमान बढ़ेगा दिन में बढ़ेगा, रात में लगभग उतना ही रहना है, थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका मतलब दिन में बढ़ेगा 4 डिग्री, और जिस दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा उस दिन बढ़ेगा 8 डिग्री। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे। ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? एक बार को कल्पना करके देखो तुम्हारे एसी का क्या होगा 60 डिग्री में। एसी पे क्या होगा? ये जो स्प्लिट एसी होते हैं उनकी जो यूनिट ऊपर रखी होती है, ऊपर जाके देखोगे तो उसमें से धुआं निकल रहा होगा, तार वार सब पहले पड़े होंगे, और ऊपर जा ही नहीं पाओगे। दोपहर में 12-1 बजे देखने भी नहीं जा पाओगे ऊपर की एसी काम क्यों नहीं कर रहा है। ऊपर जा रहे होगे, सीढ़ियों पर लड़खड़ा के गिर जाओगे। वैसे भी घर में नहाने को तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं होगा। गाड़ी बाहर खड़ी होगी, जाओगे देखोगे टायर फट चुके हैं और पिघल करके चिपक चुके हैं, क्योंकि 2 डिग्री औसत है भाई। लोग कहते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री, वो 2 डिग्री नहीं है। उस 2 डिग्री का मतलब हफ्ते में एक दिन 8 डिग्री और प्रतिदिन 4 डिग्री, क्योंकि इक्वल राइज नहीं है। 2 डिग्री तो एवरेज आउट होकर हो रहा है। रात में 0 है तो दिन में 4 है, तब एवरेज 2 आएगा। और जो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा वो संभाल कैसे पाओगे? अभी आपके शरीर की व्यवस्था एक तरह के तापमान से संतुलन बना चुकी है, वो सब जब बदल जाएगा तो कैसे जी लोगे? कितनी नई तरीके की बीमारियां आएंगी, कभी सोचा है? कोविड जैसी हजारों बीमारियां उछल करके आने वाली हैं, क्योंकि वो सब वायरस बर्फ के नीचे हजारों लाखों करोड़ों साल से दबे पड़े हैं, डॉर्मेंट हैं। जब वो बर्फ पिघलेगी तो सारे वायरस बाहर आ जाने हैं। वायरस ऐसी चीज नहीं होती जिसकी कोई उम्र होती है। वायरस लगभग केमिकल की तरह होता है। केमिकल की उम्र होती है क्या? वायरस को लिविंग नॉन लिविंग दोनों माना जाता है, क्योंकि वो केमिकल की तरह होता है। वो करोड़ों सालों तक बर्फ के नीचे पड़ा रह सकता है, और जैसे ही बर्फ पिघलेगी वो बाहर आ जाएगा। जैसे कोरोना वायरस बाहर आ गया था उन गुफाओं से, उन चमगादड़ों से। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी। ऐसे लाखों वायरस हैं जो बाहर आने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम कहते हैं अरे वहां यूरोप के देशों में कुछ रिफ्यूजी आ गए, बड़ी समस्या हो जाती है। अमेरिका परेशान है कि मैक्सिको और अपने बीच में दीवार खड़ी करेंगे। ट्रम्प कह रहा है नहीं, ये जितने हिस्पैनिक्स होते हैं बहुत बुरे लोग होते हैं, हमें रिफ्यूजी नहीं चाहिए। जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सब में रिफ्यूजी बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है रोहिंग्यास। अरे रोहिंग्या वाले आ गए, क्यों आ गए? सीएए का भी पूरा मुद्दा रिफ्यूजी से ही तो जुड़ा हुआ है। कह रहे कुछ रिफ्यूजी अच्छे होते हैं, उनको आने दो, उनके लिए हम विशेष कानून बनाएंगे। दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग रिफ्यूजी होने वाले हैं। इनको कौन सा देश रख लेगा ये बताओ? इन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजीज बोलते हैं। ये नए तरीके के रिफ्यूजीज हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजीज। 12-15 हजार रिफ्यूजी आ जाते हैं शरणार्थी, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है ना। और ये 120 करोड़ जब बनेंगे शरणार्थी तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का क्या होने वाला है और इससे कैसे कैसे लड़ाइयां छिड़ेंगी ये सोचो। और एक बात और समझना, जब लड़ाइयों की बात आ रही है, लड़ाइयां क्लाइमेट चेंज का अपने आप में एक बड़ा कारण है। हमने क्या कहा, जब कार्बन हवा में आता है, कार्बन माने ये सूट होता है, कार्बन माने छोटा कार्बन नहीं, पार्टिकुलेट मैटर नहीं, ये सूट होता है। जैसे लाइटें जलने पे देखते हो, लाइटें के शीशे पे जो इकट्ठा हो जाता है, जब बम फटता है या बम वर्षा के कारण कहीं आग लगती है तो उस तरह की कालिमा खूब निकलेगी ना। कालिमा क्या करती है वातावरण में? हीट को और ट्रैप करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। तो युद्ध अपने आप में क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है, और क्लाइमेट चेंज के कारण युद्ध और जबरदस्त तरीके से न छिड़े ये हो नहीं सकता। सामरिक विश्लेषकों का कहना है कि बहुत संभव है कि अगले विश्व युद्ध का कारण क्लाइमेट चेंज ही हो, और अगला विश्व युद्ध बहुत दूर ना हो, बस कुछ सालों या कुछ दशकों की दूरी पर खड़ा हो। कहते भी है ना कि साहब जमीन पीछे छूट गई और ऑयल भी पीछे छूट गया, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पहले दोनों विश्व युद्ध हुए थे कॉलोनीज के लिए, जमीन चाहिए, कॉलोनीज। फिर अभी अतीत की जो बड़ी लड़ाइयां पिछले 50 साल की ज्यादातर हुई हैं तेल के लिए। आने वाली लड़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। हम प्यासे मरने वाले हैं। और ये हम तब बात कर रहे हैं जब हम इस पृथ्वी की सबसे सबल प्रजाति है। नन्ही गौरैया का सोचो, उसका क्या होगा? पेड़ नहीं और तापमान 55-60, उसका क्या होने वाला है? एक बार सोचो, उसका दर्द सोचो। पक्षियों का दर्द सोचो, पेड़ सारे काट दिए और तापमान कर दिया 55-60, क्या होगा उनका? और जब हम बात कर रहे थे ना कि प्रजातियां विलुप्त हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वो है जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी की होती हैं। अपने बच्चों को हम कौन सी दुनिया दे रहे हैं? ये वो हमें कोसेंगे कि हमें क्यों पैदा किया? भून भून के मरने के लिए, रोस्टेड टू डेथ। इसके बहुत और आयाम हैं, मैं सबके सब तो अभी एकदम स्मृति से आपको बता नहीं सकता हूं, पर मानव गतिविधि का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की भयानक चोट न झेलने वाला हो। आप बताओ, ये बेचारे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं इनका क्या होगा? ये कैसे दिन में काम करेंगे? और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब दिन में ही होती है। किस तरह की हीट वेव्स चलेंगी, लू कैसी हो जानी है, कुछ समझ पा रहे हो? और समझिएगा, हमारी जो पूरी शारीरिक व्यवस्था होती है ना, जैसे आप भारतीय हो तो हमारे जीन्स बने हुए हैं एक खास तरीके की टेम्परेचर रेंज में रहने के लिए। जब आप उस टेम्परेचर रेंज में नहीं रहते तो फिर आपको अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको एसी चलाना पड़ता है। आप किसी ठंडे देश चले गए, भारतीय कनाडा चला गया तो वो अपना ज्यादा मोटे कपड़े पहनेगा, गर्म। और आप पाते हो कि जब पश्चिमी लोग भारत आते हैं तो भारत की ठंडी में भी टी शर्ट में घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनका शरीर वो -10 -20 के लिए अभ्यस्त हो गया होता है। भारतीय शरीर बहुत ऊंचे तापमानों के लिए अभ्यस्त नहीं है, और तन पर जब चोट पड़ती है तो उसका असर मन पर पड़ता है। हम साइकोसोमैटिक जीव हैं। हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चरमरा जानी है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज 2 डिग्री का नहीं है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का चेंज है। हत्या, हिंसा, तमाम तरह के अपराध बहुत बहुत बढ़ जाने हैं। पूरी पृथ्वी को बुखार आ गया, तप रही है, इंसान भी तपेगा, और इंसान तपेगा तो न जाने वो कितने नरकों की आग पैदा करेगा। उसमें हमारा तो होगा सो होगा। पृथ्वी की आधी से ज्यादा प्रजातियां हमने पहले ही मार दी हैं, बाकी सबको हम मार के जाएंगे। कोई मुद्दा है जो मुझसे छूट रहा है प्रमुख? सर ये एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें हिमालय के ऊपर कुछ बात कही थी उन्होंने। तो ये सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई थी 2024 की। तो बता रहे थे कि 44% जो क्लाइमेट
रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में वो हिमालयन रीजन में होते हैं। होते हैं। इसलिए लद्दाख में ये आंदोलन हो रहा है। क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स होती हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो लगभग आधे हिमालय के ही क्षेत्रों में होते हैं। और हिमालय हमारे लिए बहुत मजबूत और बड़ी चीज़ है, उसको हम कहते हैं कि उत्तरी दिशा का हमारा प्रहरी। लेकिन आप अगर जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो कहेंगे हिमालय बहुत कमजोर पहाड़ हैं, उन्हें बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसीलिए आप पाते हो कि उनमें भूस्खलन इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी वो कच्चे पहाड़ हैं। हिमालय अभी भी कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उठ रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं, अभी वो बच्चे हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं उनको। उनका निर्माण अभी भी हो रहा है, वो बहुत पुराने नहीं है। अरावली के पर्वत ले लो, बहुत पुराने हैं, उनमें कुछ नहीं धसता। या कि आप विंध्याचल चले जाओ, भी पुराना। लेकिन हिमालय नया है। हिमालय आप जानते हो ना कैसे बना है कि एक भूखंड आकर के जो पुराना एशिया था उससे टकरा रहा है। जब दो ऐसे टकराते हैं तो बीच में से हो जाएगा ना, ये ऐसे था, या ऐसे, तो ये हिमालय है। ये ऐसे आया, बहता 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 टकरा गया हिमालय। हिमालय अभी बहुत कच्चा है। उस हिमालय का क्या होगा क्लाइमेट चेंज के साथ, आप सोच लो। और आप जाकर के देखो तो हिमालय में किस तरीके से पेड़ काटे गए हैं और वन संपदा बर्बाद करी गई है। और जहां से वहां जो कुछ भी लूटा जा सकता है लूटा गया है। हम यहाँ बैठे हुए हैं मैदानों पर, हमें उतना अंतर नहीं पड़ता, पर जो लोग वहां के वासी हैं वो तो बिलख रहे हैं ना। जोशीमठ याद है? और कुछ सर साथ में जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो पहले ये बता रही है कि जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, हम लोग 3 डिग्री तक के टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि इतना टेम्परेचराइज हुआ तो 90% हिमालयन रीजन में साल भर तक चलने वाले सूखा पड़ सकता है। तो हिमालय क्या होता है जानते हो ना? हिमालय वो दीवार है जिससे टकरा करके मानसूनी हवाएं बारिश बनती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश उत्तर भारत में कहाँ होती है? पर्वतों में। क्योंकि हिमालय ही वो दीवार है, आपकी बंगाल की तरफ से मानसून की हवाएं आती हैं और वो हिमालय की दीवार से टकराती हैं तो बारिश होती है पूरे उत्तर भारत में। फिर उस दीवार पर ही सूखा पड़ने वाला है, तो बाकी भारत का क्या होगा सोचो। उत्तर प्रदेश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, राजस्थान में वैसे ही नहीं कुछ होता, पंजाब का क्या होगा, सोच लो। हिमालय पर सूखा, अकल्पनीय बात, वो होने जा रहा है। और कुछ सर अगर 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज टेम्परेचर, तो एक चीज जिसकी हम बात नहीं करते हैं मैंने पॉल्यूशन। पढ़ा है और बहुत रिलायबल सोर्सेस से पढ़ा है कि ये 3 डिग्री का भी जो अंदेशा है जी ये भी पार होने वाला है। जी जी लोग 5 डिग्री तक की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी एक मतलब कंजर्वेटिव सिनेरियो है। हाँ। जो एक्सट्रीम सिनेरियो में 5 डिग्री 5 डिग्री तक जा सकता है। जी मतलब यहाँ पर जो उन्होंने स्टडी में बताया वो ये कि यदि 3-4 डिग्री तक पहुंचेगा टेम्परेचर, जो पॉलिनेशन होता है वो रिड्यूस बाय हाफ, मतलब आधा हो जाएगा। ये जो फूलों का पॉलिनेशन है, आप जानते हो ना, इन सब के पास एसी नहीं होते, पेड़ पौधों के पास उनका पॉलिनेशन ही खत्म हो जाना है बहुत वजहों से। पॉलिन ग्रेन्स कम प्रोड्यूस होंगे और जो एजेंट है पॉलिनेशन का, जब वही नहीं बचेगा तो पॉलिनेशन कहां से होगा? पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है? कोई कीड़ा, कोई भौरा। जब वही नहीं बचा है तो पॉलिनेशन कहां से होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा तो तुरंत प्रजाति समाप्त। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मनोरंजक झुंझुने हैं, हम टीवी में मुंह डाले हुए हैं, सोशल मीडिया में मुंह डाले हुए हैं, और जो मुद्दा ऐसा है कि महाविनाश की इतिहास में कभी ऐसी नहीं चीज हुई, उससे हम बेखबर हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार, तुम राजनीति में घुसे हुए थे, तुम तू में घुसे हुए थे, तुम ये समुदाय उस समुदाय में घुसे हुए थे, तुम खेल कॉमेडी मनोरंजन इसमें घुसे हुए थे, तुम इसमें घुसे हुए थे कि अभी और किस तरीके से हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाए। जब प्रलय आ रही थी तुम ये सब मूर्खताएं कर रहे थे। हमने बहुत सारे आयामों में बात करी कि यहाँ कितना नुकसान है, यहाँ कितना नुकसान है, यहाँ कितना नुकसान है, यहाँ कितना नुकसान है, यहाँ कितना नुकसान है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है स्ट्रेटजी में, मालूम है क्या बोलती है? वो बोलती है ये सब आप अलग अलग देख रहे हो, लेकिन जब ये सब एक साथ होते हैं तो मल्टीप्लाई कर जाते हैं। आपने एक जगह देखा कि 10% नुकसान है, आपने दूसरी जगह भी देखा 10% नुकसान है, आपने अपने आप को क्या समझा लिया कि साहब इन दोनों में तो 10% नुकसान है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है वो बोलती है ये दोनों जब एक साथ होंगे तो वो हो जाएगा 1.1 रेज़ टू द पावर 2 यानी 1.21 यानी 21% नुकसान, 10 नहीं 21% हो गया तुरंत। और अगर इस तरह के दो की जगह 6 हो जाए तो 1.1 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। देख लो, हमने कम से कम अभी 10 अलग अलग आयामों की बात करी है, वो 1.1 रेज़ टू द पावर 10 है, वो देख लो कितना होता है। किसी में दम नहीं है कि खुल के बोल सके कि इस पूरी चीज का एक कारण है जनसंख्या। उल्टे लोग अपने अपने झुंडों की, अपने अपने कबीलों की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई मेरे, कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है? बहुत सीधी सीधी इक्वेशन है, समझ लो। कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, मोर और लेस। उसमें जो मीडिएटर होता है टेक्नोलॉजी होता है। कंजम्पशन विद बेटर टेक्नोलॉजी विल लीड टू लेसर एमिशन। लेकिन आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो, मोटे तौर पे ये बात बिल्कुल वैलिड है कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू एमिशन, कार्बन एमिशन। और कंजम्पशन इक्वल्स पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा कंजम्पशन। सीधी सी बात है बहुत। पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अभी गरीब लोग हैं, उनका तो पर कैपिटा बढ़ना जरूरी है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको तो और कंजम्पशन चाहिए, उनको घर चाहिए, होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, तो पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा। अभी टोटल कंजम्पशन जितना है उसके लिए कई पृथ्वियां चाहिए, पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा, तो टोटल एमिशन का क्या होगा? फिर वो बढ़ेगा। उसको भी रोकने का एक ही तरीका है ना, क्या? पॉपुलेशन कम करो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? किसी सरकार में दम नहीं है कि बात खोल के बोले कि जनसंख्या को रोकने के अलावा कोई तरीका नहीं है महाप्रलय से बचने का। हम पूरी पृथ्वी को खा चुके हैं। और कुछ सर आप जो भी बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक तथ्य है, एक दिन कहलाता है अर्थ ओवरशूट डे, कि पूरे साल का एक वो दिन जब तक आते आते हम पृथ्वी की उस साल की जितनी रिसोर्सेज थी वो सब हम खत्म कर चुके होते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि अभी पृथ्वी का जो कंजम्पशन हम इंसानों नवंबर अक्टूबर में आ जाता है, जी वो अगस्त में आ जाता अगस्त में है, और वो पहले बढ़ता बढ़ते जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, साल भर का बजट दे रखा है पृथ्वी ने कि साहब इतना दिया 31 दिसंबर तक खाना, जितना 31 दिसंबर तक खाना है इंसान उसको अगस्त में खा के खत्म कर देता है। तो अगस्त के बाद क्या कर रहे हो? अगस्त दिसंबर तक ओवर ड्रॉ कर रहे हो, जो तुम्हें लेना नहीं चाहिए, तुम्हारा जायज हक अधिकार नहीं है, तुम उतना ले रहे हो। किससे ले रहे हो जानते हो? पशु पक्षियों से, पौधों से, पर्यावरण से, पृथ्वी को ही खा रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि खा के निवृत्त हो जाओगे, वो कर्जे की तरह चढ़ता जाता है ऊपर। अधिक खाया है तो कर्ज की तरह चढ़ जाता है ना, और कर्जा हर साल कंपाउंडेड इंटरेस्ट की तरह, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहा है। पर हमें इसमें ज्यादा रुचि है कि अगली कौन सी
मनोरंजक और उत्तेजक मूवी आ रही है और उसमें कौन सी कोमलांगिनी ने आइटम नंबर बताया है, और कौन सी सेलिब्रिटी ने कितने बच्चे पैदा कर दिए, और कौन सी सेलिब्रिटी ने नया प्राइवेट जेट खरीदा है जिसमें वो कार्बन एमिट करते हुए कौन सी जगह पे जाकर के अपना फोटो शूट कर रही है। हमें इसमें ज्यादा रुचि है जानने में। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? ये सब तो पाइट पाइपर्स हैं। पाइट पाइपर फैमिली की कहानी पता है ना? वो अपनी बीन बजाते हुए जा रहा है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे सबको जाकर के पार्ट से नीचे करके सब मर गए। वैसे ये सब सेलिब्रिटी आगे अपना तुम्हें सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बजाते चल रहे, तुम चूहों के पीछे पीछे जा रहे हो, इधर को जा रहे हो, अपनी मौत की ओर जा रहे हो उनके पीछे पीछे। सबसे मुझे अफसोस होता है इस बात का, जो ये करतूतें कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब है। इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीबों पर कहर टूटेगा और टूट रहा है, और इंसानी गरीबों से भी पहले उन पर टूटेगा जो इंसानी गरीबों से भी ज्यादा गरीब है, पशु पक्षी और पौधे, जिन बेचारों की कोई खता ही नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, उस चिड़िया ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हमारी हरकतों से कहीं की नहीं रही बर्बाद? और हमारे पास हमारी कामनाएं, हमारे अरमान हैं जो हमें पूरे करने हैं। किसी भी हालत में मुझे तो अपने अरमान पूरे करने हैं। पूरा का पूरा ग्रह भेंट चढ़ गया हमारे अरमानों की, और ये अरमान ऐसी चीज है ना, ये सब कुछ खा लें तो भी पूरे नहीं होते। और कुछ बहुत कुछ है अभी, और खुद जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर इतिहास लिखने के लिए कोई बचा रहा ना तो इतिहास जवाब मांगेगा। क्या जवाब दोगे? आपको नमस्ते, आचार्य जी को प्रणाम, संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद, सत्र में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। मेरा नाम महेंद्र है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं क्या करता हूं थोड़ा बताना मुश्किल है। करीब एमबीए करने के बाद 18 साल में भारत के जितनी भी बड़ी अग्रणी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसमें कार्य करने का अवसर मिला। 10 साल से करीब मैंने अपना व्यवसाय किया और जीवन बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। संसार की जो भी मुख्य प्राप्तियां होती हैं, कह सकते हैं किसी भी युवा का एक सपना होता है जिंदगी में, पद प्रतिष्ठा, पैसा, जीवन में सारी आवश्यकता, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, घर मकान, विदेश यात्रा, ये सारी पूर्ति करने के बाद एक अंदर से सब कुछ मिलने के बाद भी खालीपन रहता था। तो अभी यह है कि चारों सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ और 2 साल से करीब जो आचार्य जी की शिक्षाओं को ले रहा हूँ, उससे जो एक अमूलचूल परिवर्तन जीवन में हो रहा है। जो भारत की स्थिति थी या पूरे संसार की स्थिति है, या जो बड़ा चिंता का विषय था, समाज का जैसे नैतिक पतन हो चुका था, बड़ी देख की कुंठा होती थी। हम लोग कॉर्पोरेट में थे तो याद के बाद में देखता था सारे युवाओं की हालत की शब्द मांस और मदिरा की तरफ जो है वो 100 में से 99% आदमी ऑफिस से निकलने के बाद मांस और मदिरा की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, इस दुनिया का क्या हाल होगा, परिवर्तन कैसे आएगा, कैसे कौन करेगा। लेकिन जब आचार्य जी के सानिध्य में आए, जब सत्य को करीब से देखा और आचार्य जी का संघर्ष देखा, तो मुझे लगा एक नई उम्मीद जगी, एक नई आशा जगी, और ऐसा लगा कि शायद अब कुछ संभव है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी सार्थक से सार्थक सहयोग और मदद कर सकें आचार्य जी को, उसको करते हुए जीवन में आगे बढ़ें।